हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की यानी वेक्टर इंटीग्रेशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इसका हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और इस लेक्चर में आज हम लाइन इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। ओके, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस, इसका बेसिक, सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो देखिए भाई, सबसे पहले आपको थोड़ा सा कर्व के बारे में बता देते हैं कि कर्व किस टाइप से, क्या क्या टाइप्स होती हैं कर्व की। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्पेस में मैंने ये इनिशियल पॉइंट लिया और ये लिया मैंने टर्मिनल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और बी इज़ अ टर्मिनल यानी लास्ट पॉइंट। ठीक है, सो ये सी कर्व, अगर इसको मैं सी नाम दे देती हूँ, ए टू बी डायरेक्शन हमने क्या लिया, ए टू बी। ठीक है, अगर ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से अगर टर्मिनल पॉइंट तक आपने डायरेक्शन दे रखी है, टर्मिनल पॉइंट, सो इसको हम बोलते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव, यहाँ आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव हमारे पास ये डायरेक्शन जा रही है, ये हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। नेगेटिव डायरेक्शन कैसे होती है, अगर बी टू ए, जो पॉजिटिव की अपोजिट वो नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव किधर जा रही है, इनिशियल टू टर्मिनल, सो टर्मिनल टू इनिशियल लेंगे, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन बोल देते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, उसको हम कहते हैं ओपन कर्व। ठीक है, ये कर्व कैसा है, ओपन कर्व। अगर टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट हो यानी सेम पॉइंट, जैसे ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने कर्व और ये जो है घूमता घूमता वापस यहीं पे आ गया, यानी कि इसका टर्मिनल पॉइंट भी इसी पॉइंट पे आके आता है। ठीक है, सो इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इसको हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसके बाद बात आती है स्मूथ कर्व की। स्मूथ कर्व क्या होता है, अब स्मूथ कर्व क्या होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं कर्व पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट पे अगर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उस कर्व को हम स्मूथ कर्व कहते हैं। अगर ये कंडीशन इसके हर पॉइंट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कर्व का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पे केवल उस पॉइंट पे आप एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट अगर ड्रॉ कर सकते हो, उसको हम स्मूथ कर्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखें, सो कर्व possesses unique tangent at each of its point that curve is called smooth curve। क्लियर, ऐसे कर्व को हम स्मूथ कर्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली या ग्राफिकली अगर आप बताइएगा, जहाँ पे डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे आता है ना, +2 क्लास में आपके पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। सो कहता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, यानी कि अगर देखिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने लिया है यहाँ पे, देखिए सी यहाँ से स्टार्ट किया हमने और इस कर्व को यहाँ तक लेके गए हम। ठीक है, सो यहाँ से इस पॉइंट तक C1 कर्व, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पे हमारा जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से कर्व सेकंड पोजीशन ले लेता है। स्मूथ का मतलब होता है कि यहाँ तक सही चल रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखिएगा ना, तो आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इस पॉइंट पे आप कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि ए से, अगर मैं इसको सी नाम दे देती हूँ, ए से सी, सी से डी, ठीक है, ये C2 कर्व हो जाएगा और D से B C3 कर्व हो जाएगा। इस टाइप के कर्व को, ये इनिशियल पॉइंट और वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट, B से टर्मिनल पॉइंट, सो इसको हम बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व, पीस वाइज स्मूथ। ठीक है, सो ये
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा स्मूथ कर्व चल रहा है C1 कर्व, C पॉइंट से D पॉइंट तक C2 कर्व स्मूथ चल रहा है, D से B पॉइंट तक C3 कर्व स्मूथ चल रहा है, ठीक है। सो C1, C2, C3 तीन स्मूथ कर्व हैं, अगर एक ही इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व। ओके, सो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। देखिए मेन जो आपको करना है लाइन इंटीग्रल, इसको अच्छे से समझ लेना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनी इंटीग्रल which is to be evaluated along curve is called the line integral। क्या कहता है कि वो इंटीग्रल जो किसी कर्व के अलोंग हम फाइंड आउट करें उसको हम लाइन इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं r ऑफ t ले लेती हूँ, इज एनी पॉइंट एक्स आई प्लस वाई जे विद द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, आर हमने वेक्टर लिया जेड के। ओके, इसका जो यहाँ पे मीनिंग है, मेन चीज़ आप समझिए यहाँ पे, ये हमने क्योंकि हमें अलोंग कर्व निकालना है, ओ ओरिजिन एंड ये हम लेके चलते हैं एनी कर्व, एक सेकेंड, ये हमने कोई कर्व लिया और A इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व, B टर्मिनल पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से जो पार्टिकल मूव करता है T डिस्टेंस में, यहाँ पे जाने के बाद इसे P पोजीशन पे पहुँच जाता है और OP जो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं ये होता है R ऑफ T। P इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, टेंजेंट एट P पॉइंट, टेंजेंट लाइन, थोड़ा सा इसकी शेप चेंज करते हैं, दिस, ठीक है। सो टेंजेंट लिया हमने P पॉइंट पे, B पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और A से P तक का आर्क डिस्टेंस हम ले लेते हैं S। क्लियर। सो कोई भी आपने कर्व लेना है, P पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ओके। R ऑफ T इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। सो यहाँ से कर्व कैसा है भाई, पीस वाइज स्मूथ कर्व हो सकता है, ठीक है। dr बाय dt क्या रिप्रेजेंट करता है, dr बाय dt रिप्रेजेंट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, एट पॉइंट P ऑन द कर्व, ठीक है। सो क्या कहता है कि dr बाय dt जो है ना, ये वो वेक्टर आएगा जो टेंजेंट के अलोंग होगा। क्लियर। अगर हम S ले लेते हैं, S इज द आर्क लेंथ फ्रॉम A टू P, A इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व, है ना। T टाइम बाद जो है यहाँ पे हम, क्योंकि T के फंक्शन है, T इज इक्वल टू T1 वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे T इक्वल टू T2 और T लाइज बिटवीन T1 टू T2। सो हमने कहा कि T डिस्टेंस के बाद हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट पे आ जाता है। सो T की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, T1 टू T2 के बीच में लाई करेगी, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ओके। सो S हमने लिया आर्क लेंथ, देयरफॉर dr बाय ds रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, dr बाय ds इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये चीज़ें आपको समझनी है, अलोंग टेंजेंट। dr बाय ds इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एंड आपको ये यहाँ से dr बाय dt
ये आपको ऐसा वेक्टर मिलता है जो टेंजेंट के अलोंग यानी कि पैरेलल टू आप टेंजेंट बोल सकते हो, ठीक है। सो डी आर बाई डी एस की वैल्यू निकाल सकते हो। डी आर बाई डी एस क्या कहता है, यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के अलोंग, और टेंजेंट की पैरेलल वेक्टर आपको पता है डी आर बाई डी टी। यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर बना सकती हूँ, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सो डी आर बाई डी एस की वैल्यू आ जाती है डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर। इसको आपको रिप्रेजेंट किस किस से करना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाता है आपसे, यूनिट वेक्टर निकालिए अलोंग टेंजेंट, तो यहाँ से डी आर बाई डी एस इसकी वैल्यू ये आ जाती है। इसको आप टी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये नोटेशन आपको याद रखनी है। क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए भी अब हम वो मेथड करते हैं जो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, यानी कि लाइन इंटीग्रल इन द मैथमेटिकल डेफिनेशंस में कैसे बताएंगे। अभी तक जितना आपने सीखा है टी वेक्टर, इसको अगर मैं लिखूँ इक्वल टू डी आर बाई डी एस, गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है डी आर बाई डी एस, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट पी और द कर्व सी, ठीक है। सो दोनों ही सेम चीज़ है। यूनिट वेक्टर को आप टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी टी वेक्टर अगर मैंने लिया सो ये भी यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, इसी को डी आर बाई डी एस को ही हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। क्या निकाला है आपने यूनिट वेक्टर, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इनकी ये वैल्यू आएगी। ओके, टी एंड डी आर बाई डी एस यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड देती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी एस 1 आएगा, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो टेंजेंट के अलोंग होगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। सपोज एफ वेक्टर लिया मैंने, f1i प्लस f2j प्लस f3k along any curve C, ठीक है। सो एफ वेक्टर हमने सी के अलोंग लिया। अगर मुझे लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है, एफ वेक्टर मुझे दिया गया है कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस होगा सी पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए, एंड कॉन्टिन्यूस ऑन सी। अगर हम सी कर लेते हैं ए टू बी पॉइंट, सो एफ वेक्टर जो हो कहीं भी इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली हमारे पास। कर्व का कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि वो कहीं ब्रेक नहीं करता, उसी पोजीशन में चलता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं उसी पोजीशन का मतलब, आप अगर ये भी देखिएगा ये भी कंटिन्यूस कर्व है, ठीक है। सो पॉइंट कैसा नहीं आना चाहिए, जहाँ पे डी आर बाय डी टी यानी कि डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पे कोई भी आप वेक्टर ले रहे हो अलोंग दिस कर्व और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ से तो हम जो इसके वो पॉइंट आते हैं जहाँ पे ये कर्व ब्रेक करता है, ठीक है। सो हमने एफ वेक्टर लिया है अलोंग द कर्व सी। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एफ ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डॉट टी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। टी इज़ अ यूनिट वेक्टर, अभी मैंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, सो ये आ जाएगा एफ डॉट टी, और टी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, डी आर बाई डी टी, सॉरी डी आर बाई डी एस, टी की वैल्यू डी आर बाई डी एस, ठीक है। सो ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है एफ वेक्टर का। अभी हमने लिया था कि एफ वेक्टर अलोंग है सी कर्व जो ए से स्टार्ट होता है और बी पे ख़त्म होता है, ठीक है। ए टू बी जो कर्व है उसके अलोंग हमने एफ वेक्टर लिया है। सो यहाँ से अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे अलोंग दिस कर्व ए बी, सो इंटीग्रेशन ए टू बी स्टार्टिंग पॉइंट टू टर्मिनल लास्ट पॉइंट, ठीक है। देन ए टू बी component of f along tangent
किसके अलोंग निकाला है यहाँ पे, टेंजेंट के अलोंग। इनटू ds, ये होता है लाइन इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल अलोंग कर्व। ओके, सो इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, a टू b, अभी हमने कंपोनेंट फाइंड आउट किया, वैल्यू क्या आ रही है, f डॉट डी आर बाई डी एस इंटू डी एस हमारे पास है, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, डी एस से डी एस कैंसिल, ये आ जाएगा a टू b f डॉट डी आर, दिस इज द फाइनली लाइन इंटीग्रल। ओके, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी कि f वेक्टर आपको दिया जाएगा, r का डी आर कहाँ से लाएंगे, r वेक्टर क्या होते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, यहाँ से आप डी आर निकाल सकते हो, डेरिवेटिव करोगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और एफ वेक्टर की और डी आर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लिमिट आपको गिवन होगी, कहाँ से कर्व स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे कर्व खत्म है हमारे पास, ठीक है, यानी लास्ट पॉइंट कहाँ पे है। ओके, सो ये आपको लिमिट अप्लाई करनी है, एफ डॉट डी आर करना है, और यहाँ से आपको निकाल लेना है लाइन इंटीग्रल। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन कैसे करिएगा लाइन इंटीग्रल के, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, सी का मतलब होता है जो कर्व आपको दिया गया है इसके लॉन्ग इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। एफ वेक्टर दिया गया है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड की टर्म में, सी कर्व जो है दिस इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, कहता है कि टी वैरी कर रहा है -1 to 1। ओके, सो जो आर वेक्टर है, सबसे पहले तो आप एफ वेक्टर को फंक्शन बनाइए, टी का फंक्शन कैसे बनाएंगे, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमें आर क्या दिया गया है, गिवन इज टी आई टी स्क्वायर जे टी क्यूब के। क्लियर, सो यहाँ से अगर कंपेयर करें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टी, वाई इज टी स्क्वायर, जेड इज टी क्यूब, एफ वेक्टर को लेके आइए यहाँ पे और एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे टी फंक्शन, एक्स की वैल्यू है टी, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई इंटू जेड टी रेज टू पावर 5 जे, जेड इंटू एक्स टी रेज टू पावर 4 के। ओके, हमें क्या चाहिए, एफ डॉट डी आर, डी आर आर वेक्टर हमें ये दिया गया है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ डी आर बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, यहाँ से टी का डेरिवेशन 1, यहाँ से 2 इंटू टी जे 3 इंटू टी स्क्वायर के, आप यहाँ पे कर लीजिए, ओह एफ का तो हमें करना ही नहीं, सॉल्व क्या करना है, अब देखिए यहाँ से सी टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, इसको मैंने क्या किया, डी टी से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू है आपके पास, टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 to 1, सो इसको हम लिख सकते हैं -1 to 1, एफ की वैल्यू टी में टी क्यूब आई टी रेज टू पावर 5 जे टी रेज टू पावर 4 के, डॉट डी आर बाई डी टी, दिस इज डॉट करेंगे हम आई 2 टी जे 3 टी स्क्वायर के इंटू डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर, -1 to 1, डॉट प्रोडक्ट कीजिए पहले तो, आई डॉट आई 1 होता है, टी क्यूब प्लस इस जे और जे के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 2 टी रेज टू पावर 6 एंड 3 टी रेज टू पावर 6, 4 2 एंड 1 एंड 5, ठीक है, इंटू डी टी, -1 to 1 टी क्यूब, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 टी रेज टू पावर 6 डी टी, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है, -1 to 1, इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 4/4, 5 टी रेज टू पावर 7/7, और लिमिट अप्लाई कीजिए -1 to 1, एंड दिस इज़ योर आंसर, जो आपसे पूछा गया था कि एफ डॉट डी आर निकालिए सी कर्व पे पेस्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल कहता है कि अगर f वेक्टर आपको दे दिया जाए सो आप इवेल्युएट कीजिए f डॉट डी आर अलोंग द कर्व c। अब ये c कर्व आपको डिफरेंट दिया जा सकता है, जैसे कि इसके दो पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि c इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। c यहाँ पे क्या है, वो कर्व जो इस लाइन के अलोंग है, जो कि लाइन इन दो पॉइंट से मिलके बनती है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ से लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पॉइंट्स में क्या क्या गिवन है, 0 0 0 2 1 1 1। सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 x माइनस x1 डिवाइड बाई y1 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 z माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इक्वल टू ले लेते हैं t, यानी कि हम ये निकालते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, t, y इज ऑल्सो t, z इज ऑल्सो t, क्लियर। सो यहाँ से हमें x y z की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाती हैं और यहाँ पे t की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, 0 to 1, 0 to 1, ओके। सो t वेयर t लाइज बिटवीन 0 to 1। सो मैं x y z की वैल्यू मिल जाती है। f वेक्टर आपको दिया गया है, f इज इक्वल टू, सबसे पहले हम r ले लेते हैं। चलिए, r वेक्टर क्या होता है, x i y j z के, t i t j t k, x i y j z के, ओके। सो इसके बाद f वेक्टर को भी x y में आपको अगर दिया गया है तो t में आप चेंज करेंगे x y z की वैल्यूज़ पुट करके। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 6t i माइनस 14t स्क्वायर j, y और z की वैल्यू रखी है हमने t और t, प्लस 20x z स्क्वायर यानी कि t क्यूब k, ठीक है। f मिल जाता है, हमें क्या सॉल्व करना है, c f डॉट डी आर अलॉन्ग c कर्व, और c कर्व यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, लाइन की इक्वेशन बना ली हमने, t की वैल्यू पता कर ली है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। सो यहाँ से c कर्व हमारा 0 to 1 वेरी कर रहा है। जो ये आपके पास वैल्यू गिवन है f डॉट डी आर, इसको मैंने डी टी से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। जो r वेक्टर है यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करके डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालिए, i प्लस जे प्लस के, डी आर बाई डी टी की वैल्यू रखो, f की वैल्यू पुट करो, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करती हूँ सो f वेक्टर ये गिवन है, डी आर बाई डी टी आ जाता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि i का मल्टीपल क्या है, 1 है। सो सिर्फ यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 14t स्क्वायर प्लस 20t क्यूब इंटू डी टी, क्लियर। क्या किया हमने, f वेक्टर की डी आर बाई डी टी वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की है, ओके। j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। सो ये टर्म आ जाती है आपके पास, सिंपल इंटीग्रेशन करो और लिमिट सप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी f डॉट डी आर के, ठीक है। जो सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको x y और z की वैल्यू दी गई, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एज इट इज़ है, t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 to 1 वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि x y z की वैल्यू t में है और t की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। तो सिर्फ करना क्या है आपको, यहाँ पे इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप पहले तो r वेक्टर बनाइएगा, x i y j z के, टी आई टी स्क्वायर जे प्लस t3 के, है ना। यहाँ से r वेक्टर मिल जाता है, f वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे टी स्क्वायर टी क्यूब इन द सेकंड पार्ट, है ना। सो f वेक्टर ये है आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, y की वैल्यू t स्क्वायर है ना, i माइनस 14y इंटू जेड टी रेज टू पावर 5 j प्लस 20x इंटू जेड स्क्वायर करोगे टी रेज टू पावर 6 और एक x के पास से आ जाएगी 7 के। सो इसको सॉल्व करेंगे,
3 + 6 = 9। सो एफ वेक्टर मिल जाता है, आर वेक्टर मिल जाता है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान आपको यहाँ पे देखना है कि एफ डॉट डी आर, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है आपको। डी आर कहाँ से लाएंगे, इसको आपको डिवाइड करना है और डी टी से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा काम करना है। डी आर बाई डी टी निकाल सकते हो, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से, डी आर बाई डी टी, एफ वेक्टर है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, लिमिट 0 to 1 है, आपको गिवन है, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये आप फाइंड आउट करते हो लाइन इंटीग्रल अलोंग द गिवन कर्व्स। नेक्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ एफ वेक्टर आपको दिया गया है 3xy i - y²j और आपसे बोला गया कि एफ डॉट डी आर निकालिए अलॉन्ग सी कर्व, और सी कर्व क्या है, सी कर्व एक्स वाई प्लेन में y = 2x² फॉर्म में दिया गया है और x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 से 1 2 तक वैरी कर रही है। ओके, सो y = 2x², इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन x = t हमने लिया, y = 2t²। क्या होती है भाई कि x और y की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, जो मैंने t में वैल्यूज़ ली हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आने चाहिए, उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं ना। सो यहाँ पे क्या बन रही है, x = t हमें मैंने रखा तो 2t², y को भी हमने 2t² ले लिया है ना, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। एंड यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं क्योंकि ये तो x और y वेरी कर रहा है 0 0 से 1 2 तक। ठीक है, सो हमें t में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी r वेक्टर क्या होता है, xi + yj + zk। बट हमें क्या बोला गया कि कर्व जो है वो xy प्लेन में जो लाई करता है। सो इन xy प्लेन z की वैल्यू क्या होती है, 0। सो यहाँ से z को 0 पुट करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करते हैं, ti + 2t²j + 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू। x y z की तीनों वैल्यूज़ आप f में पुट कीजिए, की वैल्यू 6, 2 × 3 = 6, t³ i - y², 4t⁴ j। ठीक है, और यहाँ पे z तो है ही नहीं, सो ये आपके पास आ जाएगा f वेक्टर, ये हमारे पास r वेक्टर आ जाता है। हमें f डॉट डी आर चाहिए, इसके बाद लिमिट पता करनी चाहिए। तो लिमिट क्या है, x y वेरी कर रहा है 0 0 से 1 2। सो एट पॉइंट 0 0 देखिए, अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं एट पॉइंट 0 0, यानी कि t = 0, अगर मैं y को भी 0 पुट करती हूँ 2t² = 0, दोनों ही केस में t = 0 आता है। ठीक है, एट पॉइंट 1 2, यानी कि x1 y2 दिया गया है। सो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x को 1 = t, एंड यहाँ से पुट करती हूँ y को 2 = 2t²। सो यहाँ दोनों ही केसेस से t = आ जाएगा 1। सो हमारे पास जो सी एफ डॉट डी आर, ये हमें सॉल्व करना है। डी आर की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू दी गई यहाँ पे, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, डी आर बाई डी टी निकालेंगे, i + 4tj। ठीक है, सो यहाँ से 0 to 1 f डॉट डी आर, एफ वैक्टर है 6t³, इसको आप dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, 6t³ i - 4t⁴j डॉट विद डी आर बाई डी टी, i + 4tj × dt। डॉट प्रोडक्ट करेंगे i के साथ, j के साथ, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ है जो अभी हमने क्वेश्चंस ट्राई किए ना। कैलकुलेट, ये आपको सॉल्व करना है। कहता है कि ये वेक्टर दिया गया है डॉट डी आर, यानी अभी तक हमें क्या दिया जाता था, एफ डॉट डी आर दिया जाता था, इसका मतलब ये एफ वेक्टर हमें दिया गया है। ठीक है, सी इज़ अ कर्व, यहाँ पे इसके 4 पार्ट है, पहले मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट y² = x जॉइनिंग 0 0 to 1 1। ठीक है, सो मैं फर्स्ट पार्ट का हिंट यहाँ पे देती हूँ। कहते हैं कि y² = x, ये हमें कर्व दिया गया है। सो इस टाइप से अगर कर्व दिया जाए
आपको इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लेके चले भाई, एक्स को अगर मैं ले लेती हूँ एंड वाई टी, देखिए y को t पुट कीजिए, टी स्क्वायर आएगा, x को मैंने टी स्क्वायर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस लेनी है। कहते हैं 0 0 से 1 1। सो यहाँ पे आपको x y की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इन x y प्लेन है, z हमारा 0 रहेगा। r वेक्टर बनाना है आपको, x i y j z के, x y z की वैल्यू रखिए, टी स्क्वायर आई टी जे प्लस 0, यानी कि ये आ जाएगा। f वेक्टर क्या है, यहाँ से कंपेयर करिएगा, f वेक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस यही है, जे तक ही है। सो ये f वेक्टर यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करोगे, कंप्लीट आप t में फंक्शन लेके आओगे, dr बाई डी टी, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना है, f के साथ डॉट प्रोडक्ट, आगे वही का वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। लिमिट चेंज करिएगा, लिमिट क्या कहता है 0 0 से 1 1। जो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन लेते हो यहीं से हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें 0 0 टू 1 1 दिया गया है। अगर x और y की वैल्यू 0 0 लेते हैं तो t भी मुझे 0 0 मिलता है। x और y की वैल्यू 1 और 1 पुट कीजिए तो t मुझे मिलता है 1। सो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू 1। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, सेकंड क्या कहता है, x रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू y, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लेके चले, x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको बनानी है। सो यहाँ से आप वैल्यूज़ क्या लेके चलिएगा, x को अगर मैं t पुट करूँ, y को क्या लें, y की वैल्यू t रेज़ टू पावर 7। अगर आप एक की वैल्यू ले लीजिए, x को अगर मैं t लेके चलती हूँ यहाँ पे, टी वाई क्या बनेगा, टी रेज़ टू पावर 7, तभी तो दोनों साइड इक्वल होंगे। सो सेकंड पार्ट के लिए टी एक्स इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 7, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। सेम तरीके से r वेक्टर बनाइए, f वेक्टर में पुट करेंगे, लिमिट निकालिएगा 0 टू 1 सेम आएंगी, ठीक है। एक बार x y को 0 0 रखिए, t की वैल्यू निकालिए, एक बार 1 1 रखेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आपको लिमिट मिल जाती है। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइंस ज्वाइनिंग, ये किसके बारे में दिया जाता है, ये हमें कर्व दिया जाता है कि कर्व किस टाइप से आपको यहाँ पे लेना है, कहाँ से कहाँ तक इसकी जो वैल्यूज़ है, यानी कर्व कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। ज्वाइनिंग 0 0 टू 1 0 और सेकंड 1 0 से 1 1, ठीक है। सो पहले सी जो कर्व है उसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन होता है 0 0 पॉइंट, 0 0 से 1 0, यानी कि कर्व के दो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक ही कर्व के दो पार्ट, यानी कैसा है, पीस वाइज स्मूथ कर्व। 0 0 से 1 0, मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, 1 एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। 1 0 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट रहेगा। सो ए पॉइंट टू बी, ए टू बी डायरेक्शन है ए से बी तक, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट कहता है 1 0 से 1 1, 1 1 पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा, दिस ये पॉइंट मैं सी ले लेती हूँ, तो ये है हमारे पास सेकेंड, ए टू बी, बी टू सी, ये हमें कर्व मिल जाता है। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कर्व सिर्फ हमारे पास एक ही 0 0 से 1 1 एक ही पॉइंट के अलोंग हमें दिया जाता था। अब हमें यहाँ से देखना है कि कर्व ब्रेक कर रहा है दो कर्व में, यानी कि C1 कर्व, C2 कर्व, एक पूरा कर्व दो कर्व के एडिशन से बन रहा है। ओके, सो इस केस में हम कैसे निकालेंगे f डॉट डी आर, देखिए भाई पॉइंट्स, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ले लेते हैं, इनके आपको वैल्यूज़ भी सॉल्व करनी है, यानी कि अलोंग अगर मैं लेके चलूँ ए बी के अलोंग, ठीक है, ए बी के अलोंग अगर हम लेंगे तो इसको आपको अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कि C2F डॉट डी आर इज़ इक्वल टू किसके अलोंग जाएगा, ये सी कर्व ब्रेक होता है ए बी, एफ डॉट डी आर प्लस बी से सी, बी सी एफ डॉट डी आर। क्लियर, यानी पूरा कर्व एडिशन ऑफ टू कर्व में, हमारे एडिशन ऑफ टू लाइंस में चेंज हो जाता है। ओके, अब यहाँ से आपको वैल्यूज़ निकालनी है, f की वैल्यू ये हमें दिया गया है, ये हमारा f है,
डॉट डी आर। अब जो ए बी के अलोंग है इसको सॉल्व करेंगे, अलोंग बी सी है, इसके अलोंग हमारी वैल्यूज़ क्या क्या बनती हैं, मेन चीज़ है ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, अलोंग ए बी, जो ए बी है एक्स एक्सिस पे है ये लाइन, एक्स एक्सिस पे दिस ए टू बी, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई 0, डेरिवेटिव अगर करती हूँ तो डी वाई भी 0 आएगा, क्लियर। ए बी क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है सो वाई 0 रहेगा, अगर वाई 0 है सो डी वाई भी हमारा 0 आएगा। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, क्लियर। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ ये, यानी कि ये जो टर्म है ना हमारी ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हो, डी आर के साथ। आर क्या रहते हैं, आर एक्स आई वाई जे जेड के, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्स प्लेन में है सो एक्स और वाई जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। केवल मैं एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, पहले इक्वल चाहे ना भी लीजिए, ये कर लेते हैं। हमने सिर्फ एक पार्ट इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया, यानी इसमें सिर्फ मैंने वैल्यूज़ पुट किए और कुछ नहीं किया, क्लियर। सो इस ए बी पार्ट में हमें क्या मिलता है भाई, आपको देखना है कि ए बी पार्ट किस लाइन के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग है, वहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, डेरिवेटिव करेंगे डी वाई की वैल्यू 0, x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 1, है ना। ये सभी वैल्यूज़ आप पुट करोगे इसके अंदर, क्योंकि ए बी के अलोंग लिया है मैंने। क्या कहता है y 0, आप यहाँ पे y को 0 पुट करोगे, डी वाई 0 हो जाएगा, केवल x की टर्म रहेंगी, x की लिमिट हमें मिल जाती है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ए बी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 to 1, 0 to 1 लिमिट ले रहे हो तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है इन दिस स्टेटमेंट, ओके। y को 0 लिया मैंने, y को 0, ये 0 हो जाएगा, डी वाई भी 0 आ रहा है, सो यहाँ से बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई और वाई स्क्वायर, वाई को 0 लेना है, एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई, डी वाई भी 0 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, ये किसके इक्वल जाएगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स जे डॉट आई 0, क्लियर। यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, 1/3 आंसर आ जाएगा। सो अलोंग बी सी देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, अलोंग बी सी हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। बी पॉइंट है ये, सी पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, सी हमारे पास है x1 है और y की वैल्यू 1 पॉइंट था, ठीक है। अलोंग बी सी, अब यहाँ पे आप देखिए भाई 1 0 b के कोऑर्डिनेट और c के 1 1, वेरी कौन कर रहा है, y की वैल्यू, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस लाइन है, ऑब्वियसली y की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। x की वैल्यू क्या है, दोनों पॉइंट्स पे x हमारा हर जगह पे x इक्वल टू 1 ही रहेगा, सो यहाँ पे है x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव करो dx की वैल्यू 0, ठीक है। वेरी कौन कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, बी सी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर तो यही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे बी सी ले लेना है, समझ गए। क्या करेंगे चेंज, x को 1 पुट करेंगे, थ्रू आउट x को 1 पुट करोगे, dx को 0 पुट करोगे, dx को 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, समझ गए। सो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन y वेरी कर रहा है 0 to 1, x को मैंने 1 लिया और वाई स्क्वायर एज इट इज़ आई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर जे विद द डॉट, डी एक्स को 0 रखना है मुझे, यहाँ पे डी एक्स 0 मिल रहा है, डी वाई जे, डॉट प्रोडक्ट करोगे आई डॉट जे क्या होता है 0,
सो 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ से वैल्यू आएगी, एक पार्ट की वैल्यू 1/3 निकाल चुके हैं, सेकेंड पार्ट की यहाँ से निकालोगे, ऐड करोगे। सो इस कंप्लीट हमें मिलेगा जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस अलॉन्ग दिस कर्व सी। थर्ड क्वेश्चन का मैंने 3 पार्ट करवाया, इसका एक पार्ट और रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ और क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल पे बेस्ड जो हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर में उनको करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी एक्सरसाइज का सर्कुलेशन, उसको भी हम कल के लेक्चर में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो इसको ट्राई कीजिए और कल जो आपको लेक्चर मिलेगा वो कंप्लीट इस एक्सरसाइज को हम यानी कि कंप्लीट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज को, ओके। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।